मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों में अपनाई जा रही तकनीकों और पर्यावरण संरक्षण उपायों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने परियोजना को राज्य के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के तहत एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को पूरी तरह से संरक्षित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक प्रेरणादायक पहल है। परियोजना के तहत वन्य जीवों के लिए आधुनिक अंडरपास और ओवरपास बनाए जा रहे हैं, ताकि सड़क निर्माण से उनके प्राकृतिक आवास में कोई बाधा न आए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जिस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों में तेजी के साथ करने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता का विशेष ध्यान देने की भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम में अंतिम चरण फिनिशिंग का कार्य गतिमान है, जहां उन्होंने कहा कि हमारे अमर बलिदानियों की शौर्य गाथाओं के प्रतीक उत्तराखंड का पंचम धाम सैन्य धाम जल्द ही वीर नारियों, वीर माताओं और प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति हेतु प्रेरित करने का कार्य करेगा। इस अवसर पर निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृतलाल, उपनिदेशक कर्नल MS जोधा, संयुक्त सचिव सुनील सिंह, परियोजना निदेशक रवीन कुमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुंडीर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। ऋषिकेश के शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने व्यस्तम चौराहों पर लेफ्ट टर्न स्प्रिंग पोस्ट लगाए हैं, जहां यातायात पुलिस का कहना है कि आवश्यकता वाले सभी स्थानों पर इसे लगाया जाएगा, जिसको लेकर शहर क्षेत्र में वर्ष भर पर्यटकों की आवाजाही रहती है। इससे शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर दिन भर वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है। शहर में ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग न होने से यातायात व्यवस्था करने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके देखते हुए अब पुलिस ने लेफ्ट टर्न को फ्री करने और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इंद्रमणि, बड़ौनी चौक, कोयल घाटी, श्यामपुर चौक आदि स्थानों पर लेफ्ट टर्न स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं। यातायात पुलिस प्रभारी अनवर खान ने कहा कि कुछ दिन पूर्व कुछ स्थानों पर ब्लिंकर लाइट लगाई गई थी। अब व्यस्तम चौराहों और तिराहों पर लेफ्ट टर्न स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं। खान ने कहा कि यातायात को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 जनवरी के बीच होगा, जहां खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षता PT उषा को इस बारे में पत्र भेजा कर किया था। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने की सहमति दे दी है। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार को पत्र भी मिल गया है। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है
कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करें। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जहां राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी? जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे इसमें प्रीलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे, जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो जो चीज़ें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं उनको क्रियान्वयन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान को अब डिजिटल रूप में भी शुरू कर दिया है। जब पहले कांग्रेस का यह अभियान मैनुअल चल रहा था, इसमें घर घर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सदस्य बने थे, लेकिन अब कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने वेबसाइट तैयार कर डिजिटल अभियान की शुरुआत कर दी है। जहां देश भर में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां कांग्रेस ने डिजिटल अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत पहले चरण में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जहां दरअसल आगामी निकाय और पंचायत चुनाव से पहले शहर और गांव-गांव तक कांग्रेस के सदस्यता अभियान को पहुंचाना चाहती है। इसी वजह से कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जहां कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम द्वारा लोगों के व्हाट्सएप पर डिजिटल लिंक भेजा जाएगा, जहां लिंक को खोलकर कोई भी व्यक्ति की सदस्यता ले सकता है। इस दौरान सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को डिजिटल आईडी कार्ड भी मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड कर कांग्रेस का सदस्य वह बन जाएगा। किच्छा के कलकत्ता चौकी क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान पैर में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि तस्लीम बिना नंबर की बाइक पर कलकत्ता चौकी क्षेत्र में जा रहा था, जहां रोकने पर उसने बाइक छोड़ दी और आम के बगीचे में भागकर पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इसके खिलाफ पूर्व में भी गौ तस्करी, हत्या, पशु चोरी और अन्य धाराओं में केस दर्ज है। उसके पास से तमंचा, कारतूस के साथ ही बाइकों में बंधे बैग से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेकर कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है और उस पर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ की जा रही है। जितनी अभी पूछताछ की गई उसमें पता चला कि उस पर हत्या के मुकदमे, गौ तस्करी के मुकदमे, पशु चोरी के मुकदमे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई शहर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक नाबालिग की दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। जहां नाबालिग घर नहीं लौटी तो मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने किसी तरह जांच पड़ताल कर नाबालिग को बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पीड़िता के दोस्त सहित 3 आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में अग्रिम जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। जिस होटल में घटना हुई उस होटल की जांच और संचालक से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार नाबालिग होटल के कमरे में कैसे गई। विवेचना के यदि होटल संचालक की लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के सभी 102 निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है। हालांकि अभी इसमें नामांकन के दिन तक परिवर्तन संभव है। आपको बता दें कि अभी निकाय चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दल और अन्य प्रत्याशी अपने अपने स्तर से अपने लिए अभी से माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग सभी औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है ताकि निर्वाचन के लिए जल्द से जल्द तारीख का ऐलान कर दिया जाए। उसके बाद तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी तरह की कोई दुविधा न रहे। देखिए, नगर निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कुल 102 निकाय है जिसमें हमारे चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसमें हमारी 11 नगर निगम है, 46 नगर पंचायत हैं और 45 हमारी नगर पालिका परिषद है जिसमें चुनाव होना निश्चित है। सभी निकायों की मैं बात करूं, हमारी वोटर लिस्ट का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है और जो बीच में शासन स्तर से परिसीमन भी हुआ था या फिर कुछ निकायों को अपग्रेड भी किया गया था तो उनकी भी वोटर लिस्ट हम लोगों ने अद्यतन। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।